सुलम उपक्रमों की विशेषताएं या लक्षण, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सुलम उपक्रमों की कुछ विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे। पहली, एकाकी या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ ए सिंगल और ए फ्यू इंडिविजुअल्स। सुलम उपक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका स्वामित्व किसी एक ही व्यक्ति के अर्थात एकाकी स्वामित्व में अथवा व्यक्तियों के छोटे से समूह के हाथों में ही होता है। ये छोटा समूह कभी साझेदारी फर्म हो सकती है। कंपनी प्रारूप तो सामान्यतः अपनाया नहीं जाता है, किंतु अब समिति देयता साझेदारी एवं एक व्यक्ति कंपनी यानी सीमित देयता साझेदारी एवं एक व्यक्ति कंपनी के प्रारूपों को अपनाया जा सकता है। अतः भविष्य में इन प्रारूपों में संगठित हुए देखे जाने की संभावना है। दूसरी विशेषता इनकी प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सुलम उपक्रमों की एक विशेषता यह भी है कि इनका प्रबंध एवं नियंत्रण भी इसके स्वामी या स्वामियों के हाथों में ही केंद्रित होता है। ऐसे उपक्रमों के स्वामी ही प्रबंधक तथा प्रबंधक ही स्वामी होते हैं। ओनर्स आर मैनेजर्स एंड मैनेजर्स आर ओनर्स होते हैं। तो शब्दों में इनमें प्राय स्वामी तथा प्रबंधक एक ही व्यक्ति होता है। तीसरी विशेषता है इनकी सीमित निवेश। सुलम उपक्रमों में निवेश एक सीमित राशि का ही हो सकता है। वर्तमान कानून व्यवस्थाओं के अनुसार निर्माणीय सुलम उपक्रमों के प्लांट एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है निवेश। न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। सेवा सुलम उपकरणों में अधिकतम निवेश 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इनमें से भी न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। चौथी विशेषता है सीमित वित्तीय स्रोत, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ऐसे उपक्रमों के वित्तीय स्रोत अत्यंत सीमित होते हैं। इनके स्वामी प्राय निजी बचतों से, संबंधी से तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अंशों या ऋणपत्रों का सार्वजनिक निर्गम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है स्थानीय कार्यक्षेत्र, लोकल फील्ड ऑफ ऑपरेशन। सुलम उपक्रमों का कार्यक्षेत्र स्थानीय ही होता है, परंतु ऐसे उपक्रमों की उत्पादित वस्तुएं कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेची जाती है। स्थानीय संसाधन, लोकल रिसोर्सेज। सुलम उपक्रम प्राय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ही माल का उत्पादन करते हैं। बहुत ही कम सुलम उपक्रम है जो विदेशों से कच्चा माल संयंत्र आयात करके माल का उत्पादन करते हैं। स्थान, लोकेशन। सुलम उपक्रमों का स्थान स्वामी की सुविधा से अधिक प्रभावित होता है। कई बार तो इन्हें अलग अलग करना भी कठिन हो जाता है। ये घर, मोहल्ले, गली के बाजारों, सुसंगठित व्यापारिक परिसरों, औद्योगिक बस्तियों आदि में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। अनेक क्रियाएं, एक्टिविटीज। सुलम उपक्रमों की क्रियाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कहीं उत्पादक रूप में कार्य करते देखे जा सकते हैं तो कहीं पर थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के रूप में। इनमें औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा कार्यों को करने वाले सभी उपक्रम सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं के क्षेत्र को हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। श्रम प्रधान संगठन, लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। सुलम उपक्रम की क्रियाएं प्राय श्रम प्रधान ही होती है। इनमें दीर्घ स्तरीय उपक्रमों की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों की सीमित संख्या, लिमिटेड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या भी कम ही होती है। सामान्यतः इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या प्राय 20 से 30 ही होती है। सरल उत्पादन तकनीकें, सिंपल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सुलम उपक्रमों में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाता है, किंतु इसमें प्रयुक्त यंत्र प्राय बहुत ही सरल तकनीक वाले होते हैं। प्राय इनमें प्रयुक्त यंत्रों का संचालन मानव श्रम से किया जाता है। पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया वाले या कंप्यूटर से नियंत्रित यंत्र प्राय नहीं होते हैं। वृहत उद्योगों के पूरक, सप्लीमेंट्री टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। सुलम उपक्रम वृहत उद्योगों के लिए पूरक उपक्रमों की भूमिका निभाते हैं।
इन उपक्रमों के उत्पादों या इनकी सेवाओं से वर्ध उद्योग की आवश्यकताएं पूरी होती है और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में छोटे छोटे उपकरण, कल पुर्जे, साज सामान आदि सुलभ उपक्रमों द्वारा ही उपलब्ध किए जाते हैं, जिनकी वर्ध उपक्रमों के निर्माण कार्य में बहुत आवश्यकता होती है। सर्वव्यापी संगठन, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। सुलभ उपक्रमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वे सर्वव्यापी होते हैं। ये गांव, कस्बे, शहर, महानगर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी मिश्रित सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये सभी देशों में भी देखे जा सकते हैं। उत्पादन का पैमाना, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा भी सीमित होती है। इसमें सीमित सरल यंत्रों तथा मानव श्रम के सहयोग से उत्पादन का पैमाना बहुत ही सीमित रहता है। सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। आधुनिक युग में इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। हमारे देश में इनके विकास के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित है। वित्तीय संस्थाएं इन्हें रियायती दर पर वित्त उपलब्ध करती है। सरकार कच्चा माल, शक्ति के साधन, कारखाने के लिए भूमि एवं भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कर रही है। करों में रियायतें उपलब्ध है। इनके उत्पादन के लिए अनेक वस्तुओं का आरक्षण भी किया हुआ है। पंजीयन अनिवार्य नहीं। सुलभ उपक्रमों का पंजीयन करना अनिवार्य नहीं है, किंतु उपक्रम के स्वामी स्वेच्छा से अपना पंजीयन राज्य के उद्योग निदेशालय या संबंधित जिला उद्योग केंद्र पर करवा सकते हैं। जो उपक्रम अपना पंजीयन कराना चाहते हैं उन्हें उद्यमिता ज्ञापन भरकर जमा कराना होता है। तब उद्योग निदेशालय या जिला उद्योग केंद्र उद्यमिता ज्ञापन का स्वीकृति पत्र जारी कर देते हैं। इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के बाद उपक्रम पंजीकृत हो जाता है। ऐसे पंजीकृत उपक्रम को सभी सरकारी रियायतों एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है। सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण, रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। भारत में सुलभ उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण भी सरकार द्वारा किया जाता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कारखाना अधिनियम आदि के द्वारा सामान्यतः इनका नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। यदि उपक्रम कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से भी उसका नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनल इकोनॉमी। लगभग सभी राष्ट्रों में सुलभ उपक्रमों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका में इनके महत्व को स्वीकार करते हुए दशकों पूर्व वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 48% भाग लघु उद्योगों का ही है। अमेरिका के आधे से अधिक श्रमिक इनमें लगे हुए हैं। ये नए आविष्कार रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। लघु उद्योग वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुलभ उपक्रमों की भूमिका का महत्वपूर्ण नहीं है। देश के सभी सुलभ उपक्रमों पंजीकृत व अपंजीकृत की संख्या लगभग 362 लाख है। इन उपक्रमों में देश के 805 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय सकल उत्पाद में इनका योगदान 8% से भी अधिक है। ये देश के निर्माणी क्षेत्र के कुल उत्पादन में 45% के बराबर योगदान करते हैं। ये देश के निर्यात में लगभग 40% राशि का योगदान करते हैं। अब है सुलभ उपक्रमों के लाभ या गुण। मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ MSME अथवा सुलभ उपक्रमों के जीवित रहने के कारण, कोजेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। व्यर्थ स्तरीय व्यावसायिक उपक्रमों के संचालन में अनेक लाभ होते हैं, फिर भी दुनिया के अनेक सुलभ उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। वे भी व्यर्थ स्तरीय व्यवसाय उपक्रमों के साथ साथ ही कुशलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि सुलभ उपक्रमों के कुछ लाभ है। इनके प्रमुख लाभों का अपन वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहला, उत्पादन की सरल विधियाँ। सुलभ उपक्रमों में उत्पादन के लिए बहुत ही सामान्य और सरल प्रणाली की मशीनें होती है। इसे श्रमिक आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। प्रशिक्षण आदि पर भी विशेष खर्च नहीं करना पड़ता है। कम औपचारिकताएं। सुलभ उपक्रमों को सामान्यतः बहुत ही कम वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। उन्हें उत्पादन के लिए प्राय लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता है। इन्हें खातों के प्रकाशित कराने तथा उनका अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता भी प्राय नहीं होती है। कम कर भार।
सुलभ उपक्रमों पर कर भार भी कम ही होता है। भारत वर्ष में इन पर आयकर दरें अपेक्षाकृत कम हैं। उत्पादन शुल्क में कई रियायतें दे रखी है। चौथा, लोहशील। सुलभ उपक्रमों का विस्तार किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इनके उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जा सकता है। बड़े उपक्रमों के लिए आधार। सुलभ उद्यमी ही अनुभव प्राप्त करके बड़े उपक्रमों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार छोटे उपक्रम ही बड़े उपक्रमों के लिए आधार तैयार करते हैं। के मेनन के अनुसार लगभग सभी बड़े उपक्रम पहले कभी सुलभ उपक्रम थे। औद्योगिक शक्ति का जंगल उसी के द्वारा तैयार की हुई भूमि पर उगा हुआ है। शीघ्र व संतोषप्रद परिणाम। सुलभ उपक्रम को प्राय शीघ्र ही प्रारंभ किया जा सकता है। इनका गर्भकाल अत्यंत ही छोटा होता है, अतः इन्हें तत्काल प्रारंभ करके शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका स्वामी प्रतिदिन इनके कार्यों का मूल्यांकन करके तथा पूर्ण क्षमता का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। प्रबंध में सुविधा। सुलभ उपक्रमों का प्रबंध करना अपेक्षाकृत सुविधाजनक होता है। कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक। कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनका सुलभ उपक्रमों के रूप में ही संचालन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हस्तकला के विभिन्न उद्योग, रेस्टोरेंट, फुटकर व्यापार आदि का सुलभ उपक्रमों के रूप में ही संचालन किया जा सकता है। रोजगार के विस्तृत साधन। सुलभ उपक्रम की स्थापना से लोगों को रोजगार के विस्तृत साधन उपलब्ध हो जाते हैं। सरकार द्वारा सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का एक कारण यह भी है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। सुलभ उपक्रमों की स्थापना से औद्योगिक स्वामित्व को विस्तृत किया जा सकता है। इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण जैसी बुराई को दूर किया जा सकता है। सरकारी संरक्षण। सुलभ उपक्रमों को सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। वे इन्हें उचित दरों पर कच्चा माल तथा वित्त उपलब्ध करती है एवं करों में रियायतें दे रही है। इतना ही नहीं, सुलभ उपक्रमों में उत्पादन के लिए सरकार ने वस्तु सूची भी बनाई है जिन्हें व्यर्थ स्तरीय उपक्रमों द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरकार इन सुलभ उपक्रमों को संरक्षण प्रदान कर रही है। श्रम संघर्षों से बचाव। सुलभ उपक्रमों से श्रमिकों की संख्या कम होती है, अतः मालिक का इनसे प्रत्येक संपर्क रहता है। वे आपस में मिल बैठ कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें बहुत बड़े श्रम संघ भी नहीं बन पाते हैं, अतः वे अपने अनुचित मांगों के लिए दबाव भी नहीं डाल पाते हैं। इस प्रकार सुलभ उपक्रमों में श्रम संघर्षों में से सामान्यतः बचाव हो जाता है। संतुलित विकास। लघु सुलभ उपक्रम गांवों में तथा शहरों में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इससे गांवों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। शहरी समस्याओं का समाधान। वैध स्तरीय उपक्रमों की स्थापना से शहरों में प्रदूषण, भीड़भाड़, गंदी बस्तियों, आवास समस्या, नैतिक पतन आदि की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सुलभ उपक्रम को छोटे छोटे गांवों एवं कस्बों में स्थापित करके इन शहरी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग। सुलभ उपक्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान करते हैं। इनसे देश के 805 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। इनसे देश के निर्यातों में लगभग 40% योगदान मिलता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है। ये देश के निर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 45% के बराबर योगदान देते हैं। इसी प्रकार अपने इनके गुण और इसके जीवित रहने के कारणों का अध्ययन किया है। अब है सुलभ उपक्रमों के दोष, डीमेरिट्स ऑफ MSMES। सुलभ यानी M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, M का मतलब मीडियम, E का मतलब इंटरप्राइजेज। सुलभ उपक्रमों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु इनके कुछ दोष सीमाएं भी है। इनके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, जिनके कारण ही वृहद स्तरीय उपक्रमों की स्थापना की जाती है। पहला दोष है सुलभ उपक्रमों के पास वित्तीय साधन सीमित होते हैं, विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित रहते हैं, आधुनिकतम मशीनों का उपयोग करना कठिन होता है, इनकी उत्पादन लागतें ऊंची होती है, अवशिष्ट माल का उपयोग करना कठिन होता है, इनमें प्रतिस्पर्धा शक्ति कम पाई जाती है, उत्पादन में परिमापीकरण एवं किस्म नियंत्रण समझ रूप से नहीं किया जा सकता है, इनको अनुसंधान विकास का लाभ नहीं मिल पाता है,
कुछ उद्योगों के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। लोहा, इस्पात एवं जलयान, वायुयान, भारी मशीनों के निर्माण के कारखानों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त रहती है। विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है और कुशल विपणन सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। कुशल कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृहत उपक्रम और सुलभ उपक्रम दोनों के ही अपने अपने लाभ दोष है। उपक्रम की स्थापना करना कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है, तो कभी कभी कुछ व्यवसायों को सुलभ उपक्रम के रूप में चलाने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। वास्तविकता ये है कि वृहत स्तरीय उपक्रम में सुलभ उपक्रम एवं दोनों ही आकार के व्यवसाय उपक्रमों की समाज में आवश्यकता रही है। कापलान के अनुसार बड़ी इकाइयाँ ये जानती है कि उनका अस्तित्व अनेक शक्तिशाली लघु इकाइयों पर ही निर्भर करता है। सुलभ उपक्रमों का समाज में बड़ा महत्व है। इन्हें स्वतंत्रता प्रतीक भी कहा जाता है। दूसरी ओर वृहत स्तरीय व्यवसाय उपक्रमों की भी देश को आवश्यकता पड़ती है। वृहत स्तरीय व्यवसाय उपक्रमों के निर्माण में भारी तथा आधारभूत उद्योगों का विकास करना भी कठिन हो जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार वृहत स्तरीय इकाइयाँ उपक्रम औद्योगिक नियोजन का सहज साधन है। यदि किसी उद्योग में वृहत स्तरीय इकाइयाँ कम है तो उस उद्योग के उत्पादन को अनेक लघु इकाइयाँ सुलभ उपक्रमों की तुलना में कहीं अधिक सुविधा से घटाया बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़ी इकाई छोटी इकाई की तुलना में अधिक स्थायी भी होती है। उपभोक्ता भी बड़ी इकाइयों पर अधिक विश्वास कर सकते हैं। वास्तविकता यह कि व्यवसाय उपक्रम का कोई भी आकार बुरा नहीं है। यदि आकार को आवश्यकता तथा सुविधा के अनुसार चुना जाता है तो उपक्रम का वृहत स्तरीय सुलभ कोई भी आकार लाभदायी सिद्ध हो सकता है। परंतु दोनों ही स्थिति में व्यवसाय उपक्रमों का अनुकूलतम आकार बना रहना आवश्यक है। अब है सुलभ एवं वृहत व्यवसाय उपक्रमों में अंतर। सुलभ एवं वृहत व्यवसाय उपक्रमों में कुछ अंतर पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। पहला, सुलभ उपक्रम व्यवसाय उपक्रम। सुलभ व्यवसाय उपक्रम वे छोटे छोटे उपक्रम हैं जिनमें स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण सभी प्राय एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है तथा जिसका कार्य क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। जबकि वृहत स्तरीय व्यवसाय उपक्रम वे होते हैं जिनमें विशाल पूंजी निवेश होता है तथा प्राय वृहत स्तरीय उत्पादन किया जाता है। इनका कार्य क्षेत्र भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। दूसरा, सुलभ उपक्रम ऐसे उपक्रमों का स्वामित्व है। सुलभ उपक्रमों का स्वामित्व प्राय एकाकी व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे से समूह के पास होता है, जबकि वृहत व्यवसाय उपक्रमों का स्वामित्व प्राय कई व्यक्तियों के हाथों में होता है जिन्हें अंशदायी रूप से के नाम से जाना जाता है। सुलभ उपक्रम में अधिकांश रूप से एकाकी स्वामित्व का प्रारूप पाया जाता है। कभी कभी साझेदारी प्रारूप भी पाया जाता है, किंतु कंपनी प्रारूप तो नगण्य ही देखा जाता है। लेकिन वृहत व्यवसाय उपक्रम में प्राय कंपनी प्रारूप भी प्रचलित है। इकाई व्यापार तथा साझेदारी प्रारूप प्राय अपर्याप्त रहते हैं। सुलभ उपक्रम का प्रबंध एवं नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से स्वामी या स्वामियों के हाथों में ही होता है, जबकि वृहत व्यवसाय उपक्रम का प्रबंध नियंत्रण प्राय स्वामियों के प्रतिनिधियों अर्थात संचालक मंडल तथा पेशेवर प्रबंधकों के हाथों में होता है। सुलभ उपक्रम के वित्तीय साधन सीमित ही होते हैं। इन्हें दीर्घकाल ऋण प्राय प्राप्त करने में प्राय कठिनाई होती है, जबकि वृहत व्यवसाय उपक्रम वित्तीय साधन विस्तृत होते हैं। इन्हें दीर्घकालीन ऋण भी विभिन्न संस्थाओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। सुलभ उपक्रमों में प्राय श्रम की प्रधानता रहती है, अतः इनमें प्रति इकाई उत्पादन में श्रम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक उपयोग में आती है, जबकि वृहत स्तरीय उपक्रमों में प्राय पूंजी की प्रधानता रहती है, अतः इनमें प्रति इकाई उत्पादन में पूंजी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक लगाई जाती है। सुलभ उपक्रम का कार्य क्षेत्र भी सीमित ही होता है, यद्यपि इनका बाजार क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, जबकि वृहत व्यावसायिक उपक्रमों का कार्य क्षेत्र तथा बाजार क्षेत्र दोनों ही विस्तृत होते हैं। सुलभ उपक्रमों में विशेषज्ञ प्राय नियुक्त नहीं किए जाते हैं, लेकिन वृहत व्यवसाय उपक्रमों में कुशल संचालन विशेषज्ञों की सेवाओं पर ही निर्भर करता है। सुलभ उपक्रमों में स्वामी का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, जबकि वृहत व्यवसाय उपक्रमों में स्वामी का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, केवल कुछ ही कर्मचारियों से ही
प्रत्येक संपर्क संभव है। सुलभ उपक्रम प्रत्येक देश में सुलभ उपक्रमों की संख्या स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, जबकि व्यर्थ वैश्य उपक्रमों की संख्या प्रत्येक देश में सीमित मात्रा में पाई जाती है। सुलभ उपक्रम प्राय गली मोहल्ले बाजार या औद्योगिक बस्ती में ही स्थापित होते हैं, जबकि व्यर्थ वैश्य उपक्रम औद्योगिक बस्तियों या घनी आबादी से दूर स्थापित किए जाते हैं। ये जहाँ स्थापित किए जाते हैं वहाँ स्वतः एक नई बस्ती या कस्बा बन जाता है। टाटा नगर, मोदी नगर, जमशेदपुर आदि इसके उदाहरण है। सुलभ उपक्रमों में शोध विकास के प्रयास प्राय नगण्य ही होते हैं, लेकिन व्यर्थ व्यवसाय उपक्रमों में शोध विकास के कार्य निरंतर एवं सुचारू रूप से संचालित किए जाते हैं। सुलभ व्यवसाय उपक्रमों में प्राय सफलता की दर कम पाई जाती है। इनकी समस्याएं अधिक होने के कारण प्राय असफल भी अधिक ही होते हैं, जबकि व्यर्थ स्तरीय उपक्रमों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं तथा इनके पास साधन भी विस्तृत होते हैं, अतः इनकी सफलता की संभावना अधिक होती है। सुलभ उपक्रमों का विज्ञापन अभियान बिल्कुल सीमित ही होता है, जबकि व्यर्थ उपक्रमों का विज्ञापन अभियान इनकी एक आवश्यकता बन गया है। इन करोड़ों रुपए का विज्ञापन बजट होता है। विस्तृत बाजार में विज्ञापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। सुलभ उपक्रमों का संगठन का ढांचा बिल्कुल सरल होता है, प्राय रेखा संगठन पर्याप्त रहता है, जबकि व्यर्थ व्यवसाय संगठन का ढांचा प्राय जटिल होता है। विशिष्टीकरण के कारण विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने से रेखा तथा स्टाफ संगठन का उपयोग होता है। कभी कभी क्रियात्मक संगठनों को भी अपनाया जाता है। इस प्रकार अपन ने आज सुलभ उपक्रम की अवधारणा की विशेषताओं, इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है, साथ ही इसके गुण और दोषों का अध्ययन किया है, साथ में सुलभ उपक्रमों और व्यर्थ